Hi guys, so this is Saurabh Nayak and you are watching Ecobus Commerce with me. अभी आपका जो हमने लास्ट किया हुआ था उसके बाद एक दिन के गैप के बाद वीडियो देना था बट मैं नहीं दे पाया था. सो एमसीक्यू ऑन बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है, कन्वेंशंस जो हैं, उसका पार्ट 2 अभी अपन लेके आ रहे हैं. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कर देना वीडियो को अगर आप देखते हैं, आपको पसंद आती है. और कोशिश कीजिएगा, 10 क्वेश्चन होते हैं, जब पूरा का पूरा देखिए. कल एक और वीडियो अपलोड होगी क्योंकि एक दिन अपन लेट चल रहे हैं. ठीक है, उसके लिए सॉरी. क्वेश्चन नंबर 11 था टू एसेस ऑडिट रिस्क. ये ऑडिट का क्वेश्चन गलती से ऐड हुआ है क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट में ऑडिट नहीं आता है. ठीक है, तो यहाँ के लिए सॉरी. चलिए, टू असेस ऑडिट रिस्क मोर इफेक्टिवली an auditor investigates all the different groups within an organization apart from. लेखा परीक्षा जोखिम का अधिक प्रभावी ढंग से आकलन करने के लिए एक लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर जो होता है, संगठन के सभी विभिन्न समूहों की जांच करता है, सिवाय किसके? बोर्ड ऑफ गवर्नेंस एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट. इनकी जांच करेगा, इनकी जांच करेगा कि नहीं करेगा, क्वेश्चन है. लीगल काउंसलर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर. तो भाई स्टेक होल्डर की जो होती है जांच नहीं होती इसमें. ठीक है, स्टेक होल्डर की जांच क्यों नहीं होती? क्योंकि बेसिकली अकाउंटिंग और जो आप चेक कर रहे हो, है ना, ऑडिट चेक जो कर रहे हो, सारा उसी के लिए तो कर रहे हो. ये तो ऐसा ही हो गया कि जो रिपोर्ट लिखाने गया आप उसी की जांच शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है ना. ठीक है, क्योंकि वो बंदा कंपनी से बाहर रहता है, वो बंदा कंपनी से बाहर रहता है और बाहर रह के उसको सारी जो जानकारियां होती है उसको लेनी होती है. ठीक है, इसीलिए वो ऑडिटर बैठाता है. स्टेक होल्डर जो होते हैं वही लोग ऑडिटर बैठाते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क किसके एग्जाम्पल है? तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चन है. ठीक है, 1 सेकेंड. हाँ, किसके एग्जाम्पल्स हैं? करंट एसेट. करंट एसेट मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स का मतलब होता है, इसमें देखो करंट एसेट में भी कई प्रकार के होते हैं. एक होता है लिक्विड वाला, है ना, और एक होता है करंट एसेट जिसको नॉर्मल करंट बोलते हैं. ठीक है, लिक्विड को अपन क्या बोलते हैं? एसिड भी बोल देते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो. सॉरी, एसिड टेस्ट रेशियो जो अपन निकालते हैं वो लिक्विड रेशियो. अब इसमें निकलता है करंट रेशियो. अब रेशियो का ये कॉन्सेप्ट इसमें साथ से बता देता हूँ. करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. अब यहाँ पे लिक्विड रेशियो जो होता है उसमें क्या माइनस होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री. इन्वेंट्रीज डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. ठीक है, तो करंट एसेट जो होता है ये तो पेटेंट और कॉपीराइट हो नहीं सकते. ठीक है, फिक्स एसेट क्या होता है? जैसे मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, ये सारी चीजें फिक्स एसेट में आती है. ये सारे जो है कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क या फ्रेंचाइजी, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं. ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. उसके बाद इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मतलब किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करके रखना, अपने पैसे को किसी लैंड पे इन्वेस्ट करके रखना, अपने पैसे को किसी म्यूचुअल फंड या किसी और तरीके से इन्वेस्ट करके रखना ताकि इमरजेंसी के केस में काम आए. ठीक है, इंटेंजिबल एसेट इसका आंसर होगा. अब इसका आंसर आपको देना है जीएएपी. मैं इसका क्लास ले चुका हूं, जीएएपी का. आपका ये क्या होता है, आप इसको कमेंट पे आंसर करेंगे. ठीक है, सॉरी अगला क्वेश्चन आपको दिख गया गलती से. अब इसका जो है आपका आ गया, which accounting principle state that companies and owners should be treated as separate entity. कौन सा एक कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि ये जो बंदा है और ये जो उसका बिजनेस है, ये दोनों अलग एंटिटी ट्रीट किए जाएंगे. उसको हमने लास्ट में भी कवर किया था, क्वेश्चन किसी दूसरे तरीके का था, बट अगेन कॉन्सेप्ट वही है, वही है, कन्वेंशन जिसको बोल सकते हो वही है. आंसर करेंगे आप कमेंट में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है. क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि आपका जो कॉस्ट और एक्सपेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम. कॉस्ट और एक्सपेंस जो होता है वो सेम टाइम पे रिकॉर्ड होना चाहिए. एज द रेवेन्यू टू विच दे कोरिस्पॉन्ड
इज स्पेसिफाइड बाय विच प्रिंसिपल। लागत या व्यय जो होता है उसी समय दर्ज किया जाना चाहिए जब वे किसी राजस्व से संबंधित है। उसे किस सिद्धांत द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? मिलान का सिद्धांत, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी या प्रूडेंस। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिलान का सिद्धांत। तो मिलान का सिद्धांत जो होता है यानी कि आपका जो मैचिंग प्रिंसिपल होता है वो ये बोलता है, जैसे कि किसी चीज में आपने मान के चलो रोटी है, रोटी में आटा लगा होगा, कुछ लगा होगा, वो आपने मिलाया, वो आपने मिलाने के बाद में क्या हुआ, उसका कॉस्ट लगा होगा कुछ, तो वो जब स्टॉक बन के तैयार है तो उसको आपको लिखाना जरूरी होता है कि कितने का उस पर कॉस्ट लगा। ठीक है, ऑन द स्पॉट लिखेंगे तभी तो, क्योंकि अगर आपने आटे को मिलाया होगा, उस पर नमक मिलाया होगा, तो इधर आटा कम हुआ होगा ना। अगर आटा इतना रहा होगा तो इतना आटा कम हो गया एक रोटी के लिए, और अगर नमक इतना रहा होगा तो नमक का ये वाला हिस्सा कम हो गया, तो इधर तो कम हुआ है। अगर आप इसको इधर अलग से नहीं दिखाओगे तो इधर तो कम हो जाएगा, लेकिन दूसरी जगह पे जीरो रहेगा, तो आपको उसी समय दिखाना पड़ता है। दैट्स वाई ये किसके अंदर आता है? मिलान के सिद्धांत यानी कि मैचिंग प्रिंसिपल के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत जल्दी जल्दी मैं ले रहा हूँ क्योंकि एक दूसरा वीडियो भी है, उसको भी मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। वो आपको कल दोपहर के समय 12 बजे करीब करीब अपलोड होगी। आप रात तक कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच कंसेप्ट स्टेट दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? किसी भी चीज को, यानी कि दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक इकोनॉमिक होता है और दूसरा नॉन इकोनॉमिक होता है। नॉन इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक जो होता है उसमें पैसा लगता है, पैसा इन्वॉल्व होता है। नॉन इकोनॉमिक में भावनाएं यानी कि इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें मनी इन्वॉल्व होता है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती हैं, खर्चा होता है, इनकम होती है। नॉन इकोनॉमिक में इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इकोनॉमिक में वर्क करता है। ठीक है, क्लियर। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर्स आप देखते हैं, असेसमेंट ईयर आप देखते हैं, ये सब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अंदर आता है। सेपरेट एंटिटी बोलने का मतलब जो भी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, आदमी और उसका बिजनेस अलग अलग होता है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, यानी कि एक साइड जो अमाउंट है, सपोज यहाँ पे 10 रुपए है, तो दूसरे साइड भी कितना होगा? 10 रुपए। यानी कि अगर आपने 10 रुपए की चॉकलेट खरीदी, क्या खरीदी? चॉकलेट खरीदी, तो 10 रुपए का आपको पेमेंट भी करना पड़ा होगा। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, द्वैत पहलू अवधारणा, यानी कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगले क्वेश्चन के पहले अगेन कई लोग भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूं, इसलिए मैंने वीडियो पे ही ये कर दिया है कि आपको लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और आपको कमेंट करना है हमारे चैनल पे, और ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल। ठीक है, आगे के लिए मैं भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाते हैं, फिर हमारे वीडियो में लाइक नहीं आते और शायद आप लोग देखना ही पसंद नहीं करते फिर, क्योंकि सब्सक्राइब हुआ नहीं रहता वीडियो, तो फिर आपके पास वीडियो नहीं पहुंचती नहीं है। मेजरिंग इनकम द मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड इज, अगर आप आय को नापना चाहते हैं तो सबसे स्वीकार्य विधि कौन सी होती है? टू अप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि निवेशित पूंजी पर सामान्य प्रतिफल की दर लागू करना। टू अप्लाई द एवरेज रिटर्न इन द इंडस्ट्री ऑन कैपिटल, उद्योग में पूंजी पर औसत प्रतिफल लागू करना। अगला जो है लागत का तो अगला जो है वो है टू मैच द कॉस्ट विद रेवेन्यू टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन नेटवर्थ एज ऑन टू डेट्स। लागत का राजस्व से मिलान करना, दो तिथियों पर निवल संपत्ति में अंतर ज्ञात करना। तो आय नापना, यानी कि आपकी इनकम सपोज इस साल 10,000 थी सॉरी, अगले साल 11,000 हो गई है ना, तो इनकम का आपको मेजर करना है, तो कैसे मेजर करोगे? ठीक है, तो सर आंसर इज टू मैच द कॉस्ट विथ रेवेन्यू, कि आपने कितना कमाया है। कुछ जरूरी थोड़ी ना कि आप 1,000 ही ज्यादा कमाए हो सकता है सेम चीज को मान के चलो 8,000 की कॉस्ट थी है ना, उसको आपने 10,000 में बेचा,
लेकिन वहीं पे 7,000 की कॉस्ट हो गई और आपने 11,000 का बेच दिया, तो यहाँ पे तो भाई आपकी इनकम 4,000 से बढ़ गई ना, ठीक है। यहाँ पे 2,000 से ही थी, तो आपको यहाँ पे लगेगा कि भाई ये तो 3,000 बढ़ी है, लेकिन 3,000 नहीं है, कॉस्ट यहाँ पे कम हो गई आपकी। तो ऐसे नहीं नापते, नापते हैं कॉस्ट और जो उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो। सबसे बेस्ट तरीका होता है लागत का राजस्व से मिलान करना, ठीक है। जो लागत आपकी हुई है उसका उसके राजस्व यानी कि जो मिला है, जो रेवेन्यू जनरेट हुई है उससे मिलान करना। क्वेश्चन नंबर 18, इसको मैंने हिंदी में नहीं लिया है क्योंकि बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है। द करेक्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज, आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल को ही इक्विटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विटी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, और ये वाला आंसर आपको करना है। अच्छा, ये मैंने आंसर कर दिया है, बट ये आंसर आपको करना था उसमें कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, लाइबिलिटी अगर सामने हो तो उसका क्या होगा, किस तरह से फॉर्मूला होगा, आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। लाइबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेज दैट, वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 19 सेज दैट as per the revenue recognition principle, sales revenue should be recognized at the time when, राजस्व मान्यता के सिद्धांत के अनुसार बिक्री राजस्व की मान्यता उस समय दी जानी चाहिए जब ऑर्डर इज टेकन फॉर मर्चेंडाइज, यानी कि माल का ऑर्डर ले लिया जाए, तब आप बोल दो कि भैया सेल हो गया। सेकंड इज ऑनरशिप ऑफ गुड्स गेट ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर, विच मींस माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है, तब आप बोलोगे कि आपने सेल कर लिया। सी पॉइंट इज कैश इज रिसीव्ड, यानी कि पैसा मिल गया, तब आप बोलोगे कि मैंने बेचा, पैसा नहीं मिला था तो आप बोलोगे कि भैया नहीं बेचा मैंने, तो ये तो गलत है। डी ऑप्शन है कि सारे केस में अपन बोल देंगे कि भाई हमने बेच दिया, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। जब आपको ऑर्डर आता है, ये पर्टिकुलर लड्डू है, लड्डू का ऑर्डर आया, तो ये तो ऑर्डर ही है ना। अब इसके एवज में आपको पैसे मिलेंगे, मान के चलो 100 रुपए मिले। जब 100 रुपए मिले, 100 रुपए मिले, अब 100 रुपए मिले तब तो ठीक है। अब मान के चलो ये उधार हो गए, तब क्या करेंगे सर, तो लड्डू जब कस्टमर को पहुंच गया, लड्डू जब कस्टमर को पहुंच गया, तो वो उसका 100 रुपए, वो आपका कस्टमर क्या बन गया, कस्टमर आपका क्या बन गया, डेटर बन गया, ठीक है। तो जब माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है, तब बोलते हैं कि भैया सेल हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ड्यू टू विच कंसेप्ट अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब ये तो भैया देखो मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया है कि देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, फर्स्ट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक। तो बेसिकली एक्टिविटीज आर हैविंग टू टाइप्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। सो अभी जो आप कर रहे हैं दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। हम लोग जो कर रहे हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज आई एम नॉट चार्जिंग अ सिंगल रुपी फ्रॉम यू। हाँ, मैं एक स्कैनर मैंने कई वीडियोस में दिया हुआ है, बट वो मैं टाइम टू टाइम देता हूं, हालांकि मेरे को आज तक उसमें से 1 रुपए भी रिसीव नहीं हुआ आपके थ्रू। बट मैं बोलना चाहूंगा कभी कभी कोई चीज होती है ना, उसमें आप डोनेट किया कीजिए। हम लोग साल में 2 बार मैं यहाँ पे क्यूआर जो होता है वो देता हूं, एक दिसंबर के टाइम पे देता हूं और एक अप्रैल के टाइम पे देता हूं, अप्रैल समटाइम मार्च, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन, जो अगल बगल के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं ना, वहां पे उनको जाके इनको बैग देते हैं, और जो किट होती है स्टेशनरी की वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें मेरा एक जो अपना क्या बोलते हैं समिति है, सावित्री शिक्षा समिति, सावित्री शिक्षा समिति, तो इस पर्टिकुलर इसमें अपन उसमें डोनेट करते हैं। हालांकि क्यूआर मैं अपना अपना ही शेयर करता हूं आपसे, ठीक है, क्योंकि सावित्री शिक्षा समिति का बेसिकली अपना कुछ वो नहीं है, आपको कैश में डोनेट करना पड़ता है, कैश में आप डोनेट कर नहीं सकते। तो मेरा ये नंबर है 7974041850। ये जो नंबर है इसमें आप फोन नहीं लगा पाएंगे,
इस नंबर पे खाली पेमेंट्स आती हैं, ठीक है। इस नंबर पे अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस नंबर पे क्या होता है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 50 रुपीज टू 200 रुपीज आप इसमें डोनेट किया कीजिए। ये आपके तरफ से है, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं ले रहा हूं। मैं इस पैसे से, हम लोग जो होते हैं शिक्षा समिति के जो लोग होते हैं, इस पैसे से हम लोग क्या करते हैं, किसी ऐसे बच्चे को देते हैं जो बच्चा टॉपर होता है। मैं किसी गरीब की बात नहीं करता, ठीक है, जो बच्चा काबिल है और जिसको आगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में सीधी सी बात है, मैं आज के डेट में बोलूं तो हम लोग जितने लोग पढ़ रहे हैं, मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। बट ऐसा नहीं है आज के जमाने में। नॉर्मल सा जिसका इनकम 20,000 भी है ना, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। बट फिर भी आज के जमाने में अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वीक है। ऐसे लोगों को अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे, हम लोग मोटिवेट नहीं करेंगे, तो फिर शायद वो लोग कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोग को बताना कि सीयूईटी जैसी चीजें होती है, सीए जैसी चीजें होती हैं, सीए में होता है, ये सारी चीजें उनको आज भी नहीं पता, आज के जमाने में भी नहीं पता उन लोग को। तो ऐसी चीजों की जानकारी उन लोग को हम देते हैं वहां जा जाके। हम क्या, मतलब मैं ही देता हूँ, ज्यादा लोग सावित्री शिक्षा समिति में भी एक्टिव नहीं है, बहुत लिमिटेड लोग एक्टिव हैं। और हम इसके अंदर पेड़ भी लगाते हैं, ठीक है, ट्रीज भी लगाते हैं। अब ट्रीज जो हम लोग लगाते हैं, ये हम लोग आयुष्मान समिति के नाम से लगाते हैं, ठीक है, आयुष्मान समिति के नाम से पेड़ लगाते हैं। हालांकि लोग वही हैं हम लोग। हमने अब तक 1,500 मतलब 1,546 पेड़ अब तक लगा दिए हैं। और ये वो पेड़ है जो कि जिंदा है अभी। जो पेड़ गर्मी में मर जाते हैं, वो उनको हम उखाड़ के फेंक देते हैं। और जब बरसात का भी मौसम आता है, तो बरसात के मौसम के जस्ट पहले, यानी कि हम हमारा इस बार का प्लांटेशन जो है हो चुका है ऑलरेडी, तो उसको हम लोग उसमें डाल देते हैं, रिकॉर्ड में डाल देते हैं कि ये इतने पेड़ हमारे मर गए थे, उसके जगह हम इतने पेड़ और लगाते हैं। तो इसमें आपका होता है, वन टाइम फीस होती है 3,000 की। इसको मैं आपको क्या बोलते हैं, आपके ऊपर है, आप करना चाहें तो। इसमें 3,000 में जो होता है, जो ब्रिक्स वाली फाउंडेशन होती है अगल बगल में, है ना, वो अपन करते हैं। और एक साल जो उसके पानी डालने का खर्चा होता है, जो टैंकर हम लोग यूज करते हैं, उसका खर्चा मिला के 3,000 है। हालांकि थोड़ा ज्यादा लग सकता है आपको, लेकिन कॉस्ट जो आती है ना भाई, ये उससे ज्यादा आती है। चलिए आगे चलते हैं। ये किसी के नाम से रहती है, बाहर में इसका नाम भी लिखा जाता है, जो इन्होंने पेमेंट करी है ना। कोई स्वर्गवासी होते हैं किसी के घर में, वो लोग लगवाते हैं पेड़ का, हमसे करवाते हैं काम। कई लोग होते हैं जो अपने बच्चे के नाम से करवाते हैं। चलिए ठीक है, आज का ये जो है यहीं पे खत्म हुआ। ऑप्शन बी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इसका आंसर है। आपका अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो कल दोपहर को मिलेगी। आज मॉर्निंग जो है, इसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।